देखो होता क्या है, नहीं, हम लोग तो एटमॉस्फेयर में ही है ना, हम लोग तो तैरते स्पेस में तैरते हैं। निर्वात, देखिए भाई साहब, आर्किमिडीज का कहना था कि अगर किसी भी, ये किसी भी वेसल में, किसी बर्तन में, ठीक है, इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, राइट। अगर ये लिक्विड भरा हुआ है और इस पर हम क्या करते हैं कि एक कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, किसी भी चीज का टुकड़ा, ठीक है, कोई भी मांस इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक, जितना भी मांस, मान लेते हैं कि ये जो मांस हमने डाला ये 1 किलोग्राम का था, ठीक है। इसमें देखिए दो तरह के फोर्स लगेंगे। देखिए हमारा आपका जो भार होता है, वेट होता है, वो किसकी वजह से होता है? हमको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, हमारे मास को ग्रेविटी खींचती है, उसकी वजह से हमारा आपका भार होता है। क्यों? तो पृथ्वी की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में एक फोर्स लगेगा m × g, मतलब यही हमारा वेट है, यही वेट है। और ये वेट किसकी वजह से? नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, इसकी वजह से। जब किसी चीज को हम द्रव में डालते हैं, चाहे लिक्विड में डालें चाहे एयर में डालें, ठीक है, तो लिक्विड या एयर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, जिस फोर्स को हम कहेंगे अपथ्रस्ट, ठीक है। हिंदी में इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल, ठीक है। अपथ्रस्ट लगाएगी और नीचे भार। अब देखिए बाहर हवा में, सोचिए मेरी बात को, हवा में हमने किसी चीज को रखा तो हवा उस पर अपथ्रस्ट लगा रही है, वो हम फील नहीं कर पाते, अलग बात है। एक हाइड्रोजन का बुलबुला, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर क्यों चला जाता है? रीजन ये है, हाइड्रोजन हल्का होता है, हवा उसके ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो हवा में भी अपथ्रस्ट है। अगर इस डस्टर को हमने यहां पे एक तराजू में, मान लिए एक स्प्रिंग वेट है, उस पर हमने इसको लटका दिया, यहां पे उसका भार जितना होगा, अब इसको हम क्या करते हैं, पानी में लटका देते हैं स्प्रिंग वेट के साथ। पानी में देखते हैं, पानी में अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, जितना अपथ्रस्ट होगा उतना इसका भार कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि नीचे की तरफ जो बल लग रहा है, ये 1 किलोग्राम जो है, नीचे की तरफ इसका वेट है, ये फैक्टर है। मान लेते हैं ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट लग रहा है जो 200 ग्राम वेट कम कर रहा है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? पानी में 800 ग्राम ही फील होगा, बाहर हालांकि, ठीक है। अब हवा भी अपथ्रस्ट लगा रही है तो कुछ ना कुछ मात्रा में तो इसका वेट कम होगा, लेकिन वैक्यूम में ना तो हवा है ना पानी है, वहां पे वेट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट नहीं लग रहा है। वहां पे अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो किसी भी वस्तु का भार वैक्यूम में, निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां पे हवा बिल्कुल ना हो, सबसे ज्यादा होगा। पहला पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट विल हैव maximum weight, any object will have maximum weight in vacuum। किसी वस्तु का भार निर्वात में, किसी वस्तु का भार निर्वात में सर्वाधिक होगा, ठीक है। निर्वात का मतलब एक सिलेंडर के अंदर हवा भरी, उसको पूरी हवा को निकाल दो तो खाली जगह बचेगी, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। पृथ्वी में 330 किलोमीटर के बाद कोई भी वायुमंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाहर खाली जगह है, उसको हम वैक्यूम या निर्वात कहते हैं, राइट। अब देखिए दूसरा, ये तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का हमने कंक्लूजन निकाल लिया, इसके बेसिस पे हमने बता दिया कि भाई वस्तु का भार सर्वाधिक कहां पे होगा, राइट। अब दूसरी बात, आर्किमिडीज का यह कहना था कि भाई कोई भी वस्तु कब तैरनेगी, कब डूब जाएगी, कब ऊपर तैरेगी, वगैरह वगैरह, ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल बेस पे। पहली चीज, अगर ये 1 किलोग्राम की वस्तु, सपोज दैट पहले इस पे पानी ऊपर तक भरा हुआ था, हमने क्या किया, एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट डाल दिया जो कि इस तरह इस कंडीशन में डूब गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगी, ये वस्तु इस अवस्था में कब तैरेगी? 1 किलोग्राम के लकड़ी के टुकड़े के डालते ही अगर इस टंकी से निकल करके 1 किलोग्राम पानी बाहर निकल आया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट तैरेगा तो, लेकिन कहां तैरेगा? सतह के अंदर डूबा हुआ तैरेगा।
ठीक है ना। अगर कोई भी वस्तु अपने भार के बराबर की मात्रा का जल विस्थापित करती है तो ये डूबी हुई तैरेगी, ठीक है। इफ एनी ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट इट विल बी फ्लोट इन संकन कंडीशन, ठीक है। तो पहली चीज है, इफ एनी ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस और displaces water equal to its weight, यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है, तो यदि कोई वस्तु अपने वेट के बराबर, याद रखना मैं मास के बराबर और वॉल्यूम के बराबर नहीं कह रहा हूं, आयतन और द्रव्यमान की बात नहीं हो रही, ये अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है। यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है, इट विल फ्लोट इनसाइड वाटर। पहली बात, ये पानी के अंदर तैरेगी, और कैसी? डूबी हुई अवस्था में, इन संकन कंडीशन। यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है तो यह जल में डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। देखिए, यह ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां से, सतह के नीचे से लेकर के यहां तक हो सकता है, ना तो ये ऊपर तैरेगा और ना ये नीचे बैठ जाएगा, ये बीच में तैरता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसने अपने बराबर मात्रा का जल विस्थापित कर रखा है तो mg और ये अपथ्रस्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल अमाउंट में है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि अगर कोई वस्तु डूबी हुई अवस्था में तैर रही है तो इसका आंशिक भार कितना होगा? 0 हो जाएगा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, इसका वेट नापेंगे पानी के अंदर, तो वेट मीटर कुछ भी नहीं बताएगा, वेट इसका 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट पॉइंट, इसी पॉइंट के अंदर लिखेंगे, वेट ऑफ, वर्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 0। वस्तु का आभासी भार 0 होगा। वस्तु का आभासी भार, वर्चुअल वेट है, एक्चुअल तो 1 किलोग्राम है, पानी के अंदर डालने पे वर्चुअल वेट है। सरफेस पे नहीं आएगा, ये बीच में तैरेगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, इसका वेट 0 है। इस कंडीशन में वेट 0 है, ये नीचे नहीं आएगा। हाँ, अगर अपने भार के बराबर पानी हटाता है, ठीक है। डूब तभी सकता है जब ये पानी कम हटाए, ठीक है, मतलब mg की वैल्यू ज्यादा हो जाए। एक तीसरी कंडीशन, अब मैंने आपसे बोला कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाते हैं, यहां छोड़ देते हैं, जब इस पे नेट फोर्स 0 है तो इसको कहीं भी छोड़ दो, जहां भी आप छोड़ोगे वहीं तैरेगा, कहीं नहीं आएगा। ऊपर तो ये तब आएगा ना जब अपथ्रस्ट के मान ज्यादा हो और mg का मान कम हो, या नीचे की तरफ तब डूब जाएगा जब mg की वैल्यू ज्यादा हो और अपथ्रस्ट कम लगे। तो इस कंडीशन में ये वस्तु जहां पर आप इसको छोड़ देंगे ये वहीं पर बनी रहेगी। क्लियर है? तो पहला एप्लीकेशन आर्किमिडीज का ये था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन। अब एक बात और देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन ये था, सीजीएल का ये, कि क्वेश्चन में है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्या है? बर्फ है। बर्फ पानी में ऐसे तैर रही है, ठीक है। अब बर्फ का इतना हिस्सा तो पानी से बाहर है ना। जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल घट जाएगा, ये वही रहेगा। सिंपली हम अभी तो बोल चुके हैं कि अगर कोई भी वस्तु पानी में डूबी हुई अवस्था में तैर रही, इसका मतलब कि अपने बराबर की मात्रा का पानी हटा चुकी है। ये बर्फ जब 1 किलोग्राम, पहले 1 किलोग्राम पानी की जगह तो बनी चुकी है, जब 1 किलोग्राम ये बर्फ का आयतन ज्यादा है, जब बर्फ पानी में कन्वर्ट होगी तो कितने में कन्वर्ट होगी? 1 किलोग्राम पानी में, और 1 किलोग्राम पानी की जगह पहले ही बन चुकी है, तो ना तो इसका लेवल ऊपर बढ़ेगा ना नीचे घटेगा। ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया था सीजीएल में आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे था। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, हमेशा फिजिक्स में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होता है कि उसके उपयोग क्या है। राइट? क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
अच्छा, अगर कोई भी जहाज पानी में तैर रहा है तो अपने बराबर की मात्रा में पानी हटा रहा है, ज्यादा हटा रहा है, कम हटा रहा है, ये बताओ। कम हटा रहा है, ज्यादा कि बराबर? बराबर। बराबर। कोई भी जहाज पानी में चल रहा है, तैर रहा है, शिप जो होता है ना, शिप पानी में फ्लोट कर रहा होता है, तो वो अपने भार के बराबर जल विस्थापित करेगा, कम जल विस्थापित करेगा, ज्यादा जल विस्थापित करेगा? कम करेगा, ज्यादा करेगा। शी इज राइट। देखो, दूसरी कंडीशन है, इफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस मोर वाटर देन इट्स वेट, यदि कोई वस्तु अपने भार से, यदि कोई वस्तु अपने भार से अधिक मात्रा में जल विस्थापित करती है, यदि कोई वस्तु अपने भार से अधिक मात्रा में जल विस्थापित करती है, तो इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। यदि कोई वस्तु अपने भार से अधिक मात्रा में जल विस्थापित करती है तो यह सतह के ऊपर तैरेगी। अब आप देखिए, जैसे जैसे किसी भी बोट की स्पीड बढ़ती है ना, वो पानी में उछलना शुरू कर देती है। पहले बोट पानी में सामान्य तैरती है, डूबी हुई, थोड़ा सा डूबा हुआ होता है। जैसे जैसे शिप की स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे प्रोपेलर तेज चलना शुरू होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने उसके भार से ज्यादा जल उठाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बोट ऊपर उछलना शुरू कर देती है। शिप जो होते हैं वो उछलना इसीलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि प्रोपेलर की स्पीड, इंजन की स्पीड बढ़ा दी गई। पहले क्या होता, प्रोपेलर धीमे चल रहा है, शिप के वेट से थोड़ा ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है, जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा उतनी ऊपर की तरफ आती जाएगी, राइट। तो कार्गो शिप जब भी कभी अपने शिप पोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, जैसे समुद्र में एंट्री करते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शिप पानी में थोड़ा सा ऊपर उठ के चलने लगेगा, राइट। तो हमेशा शिप इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। जितने भी जहाज होते हैं वो अपने भार से अधिक जल विस्थापित करते हैं, तभी वो समुद्र में ऊपर की तरफ तैर पाते हैं सतह पे, राइट। तो अगर हमें, आप खुद देखिए, अगर हम आप जब पानी में तैरते हैं, हम अपने हाथ को तेज तेज चलाते हैं तभी हम पानी के ऊपर तैर पाते हैं। अगर धीमे चलाते हैं तो पानी के अंदर तैरते हैं, और अगर नहीं चलाते हैं तो नीचे डूब जाएंगे, राइट। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट है कि कोई वस्तु डूब कब जाएगी। इफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम अगर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो हम अपने भार के बराबर पानी, हम क्या करते हैं, हमेशा जब तैरते हैं तो ऐसे करते हैं, तो हम पानी को धक्का देते हैं, हम अपने वेट के बराबर पानी हटाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने वेट के बराबर पानी हटा पाए तब तो हम तैर पाएंगे, और अगर हम अपने वेट के बराबर पानी नहीं डिस्प्लेस कर पाए तो हम डूब जाएंगे, राइट। सिंपल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। हाँ, इस केस में अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। इसने क्या किया, अपने वेट से ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया, वाटर डिस्प्लेस कर दिया। इसने जब अपने वेट से ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर दिया तो इसकी वजह से अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और एमजी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। अब तीसरा वाला है, इफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस लेस वाटर, if any object displaces less water than its weight, यदि कोई वस्तु अपने भार से कम जल विस्थापित करती है, यदि कोई वस्तु अपने भार से कम जल विस्थापित करती है, इट विल सिंक, इट विल सिंक, ये डूब जाएगी, ठीक है। इट विल सिंक, ये डूब जाएगी। अगर इसने अपने भार से कम जल विस्थापित किया तो mg की वैल्यू, हाँ, तो ज्यादा डिस्प्लेस करेगी तो ऊपर आ जाएगी। अगर वो अपने वेट से ज्यादा, पनडुब्बी में यही प्रिंसिपल होता है। देखो, सबमरीन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। सबमरीन को जब पानी के नीचे जाना होता है ना, किसी भी पनडुब्बी का जो आधा हिस्सा होता है ना, ये तो भाई साहब खाली होता है, नीचे वाला हिस्सा खाली होता है, इसमें यहां पर बड़े बड़े छेद होते हैं, वॉल लगे होते हैं। जब सबमरीन को पानी के नीचे जाना होता है, वॉल खोल दिए जाते हैं, पानी अंदर भर जाता है, जिससे इसका वेट बढ़ जाता है और पनडुब्बी धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। जब भी इस पनडुब्बी को, सबमरीन को पानी से ऊपर लाना होता है, फिर से इंजन क्या करता है, वॉल बाहर की तरफ पानी फेंकना शुरू कर देता है और पनडुब्बी धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। पूरी जितना भी सबमरीन है, पूरा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करती है, राइट। ठीक है।
अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी झील की तली से जब भी कोई हवा का बुलबुला उठता है तो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगता है। पहला क्वेश्चन कि उसका शेप बढ़ने लगता है, साइज बढ़ने लगता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब बुलबुला पानी में नीचे से ऊपर आता है तो उसका आकार गोल ही क्यों होता है और कोई शेप क्यों नहीं होता? नहीं, सरफेस टेंशन इज नॉट आंसर ओवर इट। हाँ जी, राइट 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 राइट, ही इज राइट। आर्किमिडीज ने यही बोला था कि किसी भी पहले का ये नोट कर लिया सबने, हटा दूं यहां से, राइट। देखो ये सब आर्किमिडीज ने द्रवों का जो नेचर बताया था ना, उन्होंने बोला कि भाई साहब जैसे जैसे सपोज दैट नेक्स्ट जो उनका पॉस्टुलेशन था आर्किमिडीज का, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रूव किया कि देखिए जैसे सपोज दैट ये एक तालाब है, तालाब में अभी हम इधर जाते हैं, ये 5 मीटर की गहराई पे चले गए, ये 15 मीटर की गहराई पे चले गए, ये 20 मीटर की गहराई पे चले गए, ठीक है। अब देखिए 5 मीटर की गहराई में जाएंगे, मान लेते हैं यहां पे 2 पास्कल का प्रेशर है, ठीक है, यहां 6 पास्कल का प्रेशर है, ठीक है, और यहां पे 8 पास्कल का प्रेशर है, ठीक। जैसे जैसे किसी द्रव में गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आर्किमिडीज का कहना था कि प्रेशर इनसाइड लिक्विड, प्रेशर इनसाइड लिक्विड, किसी द्रव के अंदर उपस्थित दाब, द्रव के अंदर दाब, this is directly proportional to depth of liquid, this is directly proportional to depth of liquid, द्रव की गहराई के समानुपाती होता है, द्रव की गहराई के समानुपाती होता है। अगर लिक्विड की डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो देखो सपोज दैट यहां पे बुलबुला है, इस बुलबुले में यहां पे ये हवा का बुलबुला है, इस पे प्रेशर कितना लग रहा है? 8 पास्कल का। एयर पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, एयर कंप्रेस हो जाएगी, वायु दाब को झेल जाती है, तो वायु में दाब ज्यादा होने की वजह से बुलबुला छोटा होगा। ऊपर गया, प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, जैसे प्रेशर कम होता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इसका आयतन बढ़ता जाएगा। ऊपर और प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो झील में नीचे से ऊपर आने वाले बुलबुले में धीरे धीरे झील की गहराई कम होती जाती है, प्रेशर कम होता जाता है, जिसकी वजह से बुलबुले का आकार बढ़ता जाएगा। तो पे प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई करेंगे। बुलबुले का साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आर्किमिडीज के हिसाब से जैसे जैसे गहराई कम होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा लिक्विड में, राइट। अगर किसी पानी में 14 किलोमीटर नीचे तक कोई भी इंसान तैर के नहीं जा सकता है, 14 किलोमीटर बाद जो प्रेशर होता है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि किसी भी इंसान को क्या, किसी हाथी को भी पापड़ बना सकती है, स्मैश कर सकती है बिल्कुल। किसी भी इंसान के ऊपर रोड रोलर चढ़ा दिया जाए ना, पापड़ जैसे बन जाएगा, वो कंडीशन हो जाएगी। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडल में कितना है? 1 है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। सबमरीन इतने नीचे तक नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ 5-6 किलोमीटर तक सबमरीन चली जाती है, ठीक है। सबमरीन्स बहुत मजबूत बनाई जाती है, इसीलिए इतनी महंगी होती हैं, राइट। नेक्स्ट है, देखिए अब बुलबुले में जो इसका शेप गोल होता है, अगर आप यहां पर मान लेते हैं ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे ऐसा नहीं है कि ऊपर से पानी की गहराई, ऊपर से पानी की परत ज्यादा मोटी है, नीचे कम मोटी है, तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगेगा, नीचे से कम लगेगा। किसी भी बिंदु पर एक ही गहराई पर उपस्थित किसी भी बिंदु पर चारों ओर से सभी दिशाओं से लगने वाला जो प्रेशर होगा वो समान होगा। इसमें चारों तरफ से प्रेशर कितना लग रहा है? 8 पास्कल का लग रहा है। तो इस पे क्या होगा? चारों तरफ से बुलबुले का आकार क्या हो जाएगा? गोल, क्योंकि हवा में चारों तरफ से प्रेशर समान लग रहा है। तो लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में समान गहराई पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर चारों दिशाओं से लगने वाला बल समान होता है। अब मान लेते हैं यहां पे आ जाते हैं, कोई पॉइंट एक्स है, इसमें 6 पास्कल का अगर प्रेशर लग रहा है ना, तो 6 पास्कल का प्रेशर इसमें चारों दिशाओं से लगता है, इसीलिए बुलबुले का आकार गोल होता है। हवा में अगर बुलबुला होता तो उसका आंसर होता है सरफेस टेंशन।
ठीक है, पृष्ठ तनाव। अगर कोई भी हवा में बुलबुला होता, पानी का बुलबुला अगर हवा में है तो उसका आकार गोल इसलिए होता है क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। लेकिन अगर कोई हवा का बुलबुला किसी लिक्विड के अंदर है, उसका आकार गोल इसलिए होता है क्योंकि चारों तरफ से लगने वाला बल बराबर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इन ऑल द पॉइंट्स at same depth, in all the points at the same depth, pressure from all directions, in all the points at same depth, pressure from all direction will remain same. Pressure from all directions will remain same. किसी द्रव के अंदर समान गहराई पर उपस्थित बिंदुओं पर, किसी द्रव के अंदर समान गहराई पर उपस्थित बिंदुओं पर चारों दिशाओं से, समान गहराई पर उपस्थित बिंदुओं पर चारों दिशाओं से लगने वाला बल, चारों दिशाओं से लगने वाला बल समान होता है, राइट? तो दिस वाज एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। यही सिर्फ रूल्स है, इन्हीं पे बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या ये कहना चाहता है, एक्चुअली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ऑलवेज अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ऑलवेज रीड इट ट्वाइस, ठीक है? क्वेश्चन सिर्फ समझने की बात होती है, कई बार होता है हम जल्दी में पढ़ जाते हैं और क्वेश्चन का मतलब कुछ और समझ लेते हैं, राइट? तो क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़ो।